नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले की महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य के पति अभिषेक मौर्य पर एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संदर्भ में पीड़ित पत्रकार द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई गई थी। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग द्वारा मामले की जांच करवाई गई। जांच के उपरांत अभिषेक मौर्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित पत्रकार की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक मामले का संज्ञान के लिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य के सार्वजनिक नंबर पर फोन करते हैं, तो उनके पति अभिषेक मौर्य द्वारा उसे कथित रूप से धमकाया गया और गाली गलौज की गई, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हेलो। हाँ जी, बताइए। अरे कल आपसे एक निवेदन किया था और आपको बताया भी था कि बात करा दीजिएगा। हाँ, मैडम को बता दिए, मैडम के पास समय नहीं था। अच्छा। हम्म। कैसे बात हो पाएगी? अब बात नहीं हो पाएगी, काम बताइए ना भाई साहब। अरे कल भी हमारा पूछे कौन थे। सा, जैसे मैडम हमारा बॉस, हमारा क्या काम है कि मैडम करेंगी? हमारा थोड़ी कोई काम है कि मैडम से के माध्यम से होना है। जिस ताव में आज बात कर रहे थे उसी ताव वाला जो कल वाला आपका रिकॉर्डिंग था वो मैडम को सुना दिए। ताव कौन सा होता है? जैसे ताव क्या है भाई? आप जनप्रतिनिधि हैं, मेरी बात सुनिए, आप जनप्रतिनिधि हैं। तुमने चुना है? तुमने चुना है क्या? मैडम क्या है? क्या कौन से पद पे है मैडम, बताइए पहले। सदस्य है ना महिला आयोग की। तो तुमने चुप बनाया है सदस्य? अरे हमने बनाया है, मतलब क्या सदस्य है? तो किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया बताइए? तुम बताओ ना भैया, तुम ही ज्ञान दे बांटने चले थे, बताओ जरा किसने बनाया? किसी आयोग की सदस्य हैं तो जो आयोग किसने के अध्यक्ष। बनाया? तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि सब नौकर है तुम्हारे? क्या उनके नौकर कोई है क्या? जितने ताव में कल बात किए नहीं, थे, जैसे क्या उनका नौकर है क्या कोई? आप ऐसी बात कर रहे हैं यार। बिल्कुल कर रहे हैं। और तुम आजमगढ़ में रहते हो ना। हाँ। अपने आप को जर्नलिस्ट एसोसिएशन बताते हो, अगली बार तुम्ही को बताती हैं कि हम भी बताएंगे। और यही ऑडियो तुम्हारे जितने भी मीडिया वाले रहेंगे ना, और साथ में जो सीईओ रहेगा, जी। तुमको तो बुला के तुमको बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। औकात क्यों देखना भाई? इसमें औकात जैसी क्या बात है? तुम यहाँ पे तुमसे काम पूछा जा रहा है तो तुम बता रहे हो जनप्रतिनिधि। जैसे महोदय, मेरा कोई अगर व्यक्तिगत काम होता तो मैं आपको काम बताता। मेरा तो कोई ऐसा काम तो है नहीं। तो क्यों टाइम पास करने के लिए फोन कर रहा है भैया? समय नहीं है किसी के पास। एक एफआईआर मैडम के आदेश पे एक एफआईआर दर्ज हुआ, उसी जब पूछा जा रहा है तो ताव में तुम वो करोगे। जैसे मेरे सुनिए, ताव नहीं, यहाँ ना ताव है ना बेताव है। और मैं आपको न बता के मैं मैडम को तुम्हारे जैसे रोज लोग जो है यहाँ पे ऐसे ही ताव में बात करते हैं, बहुत लोग फोन करते हैं। नहीं, हमें ना ताव में बात करना। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनो। ना आप भगवान मेरे हैं, सुनिए, ना आप मेरे भगवान हैं, ना मैं आपसे डर रहा हूँ, ठीक है? रही बात यह है कि आप जनप्रतिनिधि हैं। तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को अरे यार, जो दो कौड़ी को होगा, जो आपके रहनुमाई पे जीता होगा उसको आप बताइएगा। मैं आपके रहनुमाई पे नहीं जीता हूँ मैडम। पहले ये देख कि दो कौड़ी का आदमी इतने ताव में कल फोन करता है, जिसे लगता है ऑर्डर दे रहे हैं हमको। अरे हम ऑर्डर क्यों देंगे? यहाँ पे आपको शऊर नहीं। आप एक जनप्रतिनिधि के सुनिए। सुन, अरे सुन, क्या नाम है तेरा? पुनीत पाठक। पाठक, सुन। जिस औकात में जो सुनना चाहता है ना उसी में सुना रहे हैं। कल पूछे थे हरामखोर तुमसे, और ये रिकॉर्ड कर लेना, जहाँ सुनाना। हरामखोर कल तुमको जब पूछे कि क्या काम है तो कहता है कि बस बता देना।
अरे भाई है, और आज अभी फोन किया है हरामखोर कहीं का, और उसके बाद भी कह रहा है कि कोई काम नहीं है, जनप्रतिनिधि, अब अचानक निकाल के ले आया फायर। क्या गजब हरामी हो गए तुम। क्या कहाँ से गंदी नाली के कीड़े पैदा हो जाते हो तुम जैसे। अरे भाई आप होंगे, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता। सुनिए, आप एक कर्मचारी होकर अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो भाई माननीय जी का बहुत बड़ी बात है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे लोगों को उन्होंने अपने आसपास रखा है। अरे आसपास रखा है तभी तुम्हारे जैसे लोगों को बचाने के लिए, तुम्हारे जैसे लोगों से बचने के लिए। बचाइएगा प्रभु, मैं आपसे निवेदन है कि मुझे आप फांसी दे दीजिएगा। अबे चूतिया सुन, आप मुझे फांसी दे दीजिएगा। सुन बे चूतिया, तुमको बचाने के लिए नहीं, महिला को बचाने के लिए। नहीं तो तुम जैसे हरामखोर। कौन सी महिला को बचाने के लिए? मैडम को फोन किए हो ना। हाँ, तो इतना ताव में ऑर्डर देते हो। किसको ऑर्डर देते हैं? किसको ऑर्डर देते हैं? कि काम है, हमें काम है, हम तो मैडम से बात करेंगे तो आपसे बात करेंगे। आप कौन से हमारे अधिकारी हैं यहाँ? तुम साले जब जो स्टाफ उठाएगा उसको नहीं बताओगे तुम? उसे क्यों बताएंगे भाई? चपरासी को बता देंगे अपनी बात। और औकात पे दिखा दिए ना हरामखोर तुम। कौन औकात दिखा दिया? किसी के यहाँ फोन करते हो। आप अपनी औकात दिखाए होंगे, मेरी औकात आप मत देखिए, ठीक ना? देखो हम सही बता रहे हैं ना पाठक। हाँ तो तुम सही बताओ या जो बताओ आप। अच्छा नाम, चलो नाम नोट कर लो। मेरा अभिषेक कुमार नाम है मेरा, है ना? हाँ हाँ। मैं आपके मैडम का हस्बैंड बोल रहा हूँ, ठीक है? और इस बार मैं आऊंगा। फांसी दे दीजिएगा हमें आप। नहीं फांसी नहीं देंगे। नहीं आप फांसी दे दीजिएगा हमें आप। तुम जैसे चूतिया के पास पहुंच के हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे। नहीं आप हमें फांसी दे दीजिएगा। तुम जैसे लोग जो है ना, तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े हो, तुम लोग जो है महिलाओं को ना नौकर समझ लेते हो। आप इतने बेशरम टाइप के आदमी होंगे, मुझे मालूम नहीं था। सुनिए, आप इतने, अब मैं इतना सभ्यता से आपके साथ बात कर रहा हूँ, तमीज के साथ। आप उस तमीज के काबिल नहीं हैं, समझ गए ना? इस घटना के बाद पत्रकार समुदाय में रोष व्याप्त है और सभी ने एक स्वर में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। स्थानीय व क्षेत्रीय पत्रकार संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के मूल्यों पर सीधा हमला है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में किसी भी पत्रकार को अपने कार्य के दौरान ऐसे उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। पीड़ित पत्रकार ने सभी से अपील की है कि वे इस लड़ाई में उसका साथ दें और उसकी आवाज बने ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान समाज की सच्ची रीढ़ है और इस प्रकार की घटनाओं को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। मेरे द्वारा एक समाचार संकलन के लिए प्रियंका मौर्य जी को फोन किया गया और फोन उनके पति द्वारा उठाया गया। उठाने के बाद बताया गया कि मैडम व्यस्त हैं। हमने कहा ठीक है मैडम व्यस्त हैं, तो जब फ्री होंगी तो आप बात कराइएगा। इतने पे फोन कट जाता है। अगले दिन मैं पुनः फोन करता हूं उनको और कहता हूं सर मैंने आपसे निवेदन किया था फोन के लिए, तो आपने बात नहीं करा, तो बात कैसे हो पाएगी? उन्होंने कहा बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कैसे हो पाएगी? तो बात नहीं कराए और उनका कहना यह था कि मैं एटीट्यूड में बात कर रहा हूं। समाचार संकलन के लिए कोई पत्रकार एटीट्यूड में बात नहीं करता है, पहली बात। और मेरे द्वारा 2 बार उनको फोन किया गया, दोनों बार बहुत ही संयम के साथ फोन पे वार्ता हुई उनसे और थोड़ी देर में ही वो इतना अग्रेसिव हो गए कि मुझे नाली का कीड़ा और तमाम गालियों से, जो कि अशोभनीय है, कहने में शर्म लग रही है मुझे। ये बात कह नहीं सकता हूं शब्दों को, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उसका साक्ष्य मेरे पास ऑडियो के रूप में मेरे मोबाइल में सुरक्षित है। इसके बाद हमने एसपी महोदय के यहाँ अपना पत्र, जो यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष में रहने की वजह से मैं अपने पत्र पर माननीय एसएसपी महोदय को लेटर लिखा और जाके ज्ञापन अपना उनको दिया। उसके बाद जांच वगैरह हुई। जांच के बाद कल दिनांक 10 तारीख को कोतवाली शहर कोतवाली में आदेशित कर एफआईआर दर्ज हुई और मैं संविधान पे पूर्णतः भरोसा करता हूं कि कहीं भी मेरे साथ अन्याय नहीं होगा और एफआईआर जांच करके हुई है। कहीं न कहीं उनके साथ जो भी विधिक कार्रवाई करनी होगी न्यायालय करेगा। जांच किनके द्वारा की गई और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? जांच एसएसपी महोदय के आदेश पे एसपी आरए के द्वारा की गई थी। उसके बाद आदेशित हुआ। आदेशित शहर कोतवाल को हुआ था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गया। वहाँ पे एफआईआर दर्ज होने के बाद समस्त पत्रकार भाइयों को हमारे पता चला और
जैसा कि आप लोग आज हैं यहाँ पे, मैं अपनी पूरी वेदना बता रहा हूँ। एक पत्रकार के साथ इस तरह से निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए था। बीच में हमारे जनपद में आई हुई थी प्रियंका मौर्य जी, सदस्य महिला आयोग, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण पे खेद न जताते हुए धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा, उनका ऑडियो, और धमकाया गया मुझे, और जो मुझे कहने में बड़ा मतलब अशोभनीय लग रहा है, कष्ट हो रहा है मुझे। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक सबरान पद पे बैठी हुई हैं, और कोई भी बात कहने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि मैं क्या और किसके लिए कर रही हूँ। आजमगढ़ के अतरौलिया में बुधवार को पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के मैदान में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति की अध्यक्षता में वंचित शोषित युवा जागरूकता महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। अपने ओजस्वी भाषण में राजभर ने कहा, भागीदारी पार्टी वंचित और शोषित युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही है। जिस दिन यह युवा वर्ग अपने हक के लिए खड़ा हो गया, परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं का रुझान तेजी से पार्टी की ओर बढ़ रहा है और भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए एक मजबूत विकल्प बनती जा रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बयान दिए। उन्होंने कहा, हम गुलाम को गुलामी का एहसास कराते हैं, लोडर नहीं लीडर बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में असली नेतृत्व तभी उभरेगा जब आम लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे। राजभर ने भारतीय राजनीति की विफलताओं की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने महाराजा सुहेलदेव जैसे राष्ट्रनायकों को भुला दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने इतिहास को पुनर्जीवित किया। बहराइच में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास और मुख्यमंत्री द्वारा मूर्ति का लोकार्पण इस बात का प्रमाण है। जौनपुर में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर पर हमले को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि यह हमला माल के बंटवारे को लेकर हुआ है। अखिलेश यादव हमारी पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने उनके कुछ नेताओं को लालच देकर तोड़ने की कोशिश की थी। माल बंटवारे में उचित हिस्सा नहीं मिलने से महेंद्र राजभर पर हमला हुआ। ओम प्रकाश राजभर ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्या आजमगढ़ में कोई और यादव नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके? केवल आप ही सैफई से आकर बार बार चुनाव लड़ते हैं। क्या बाकी यादव सब गुलाम हैं? विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति का अनावरण हुआ, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और विपक्ष इन सब का विरोध कर रहा है। लगता है जैसे वे पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। अंत में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मेरी नजर है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति को हक दिलाकर रहेंगे। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को अखिलेश जी खूब जान गए। मैं उनके साथ 22 में था। आपके आजमगढ़ की 10 की 10 सीट जीते, अम्बेडकर नगर 5 जीते, बलिया के गाजीपुर की 7 जीते, मऊ जीते, बलिया जीते, बस्ती जीते, तमाम पूर्वांचल में उनका जब उनका साथ हमने छोड़ा है तो उन्होंने हमारी पार्टी के 3-4 नेताओं को समझाया कि हम आपको एमएलए बना देंगे, एमएलसी बना देंगे, हम रुपया दे रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं और आप लोग ओम प्रकाश राजभर को कमजोर करिए। तो जब वहाँ से माल मिला तो माल लेकर के जब नेता लोग लौटे तो माल के बंटवारे में झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ता चला गया जिसका रिजल्ट कल भी आपने देखा कि जो विवाद हुआ, विवाद करने वाले और कराने वाले जो दोनों लोग हैं, करने वाले और कराने वाले दोनों लोगों का मैंने देखा वहाँ कि वीडियो जो जारी हो रहा है वो वही मामला आ रहा है कि माल के बंटवारे को मारने वाला कह रहा है ना कि अकेला माल तहीं खाबे, हम कहे नहीं दे दोगे। ये वही खुद कह रहा है। आज तो खुद ही आकर के चैनलों पर लोग दे रहे हैं बयान कि बंटवारा सही नहीं हो रहा है। गाड़ी लिए 30 गो, मोटरसाइकिल या 35 गो बता रहे हैं तो उसको नहीं बांट रहे हैं सही, उसको हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो खुद है वो सब बयान दे रहे हैं, उसमें हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। उनके इस कार्यक्रम से अखिलेश यादव जी जो सोच रहे हैं उनकी सोच गलत है।
और वो पैसा दे करके, संसाधन दे करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते, वो खुद कमजोर हो रहे हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ताकतवर नेता हैं, उनको बैसाखी नहीं लेनी चाहिए, क्या कहना? धर्मेंद्र यादव जी सांसद हैं, आज पूरे आजमगढ़ के यादवों का हक लूटते हैं। आजमगढ़ में कोई यादव नेता नहीं है, वो आएंगे वहाँ सैफई से, मैनपुरी, इटावा से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के यादव गुलाम हैं, खाली आपको जिताएंगे। आपको चाहिए था कि जब आपको टिकट अखिलेश जी दें तो उनसे कहना चाहिए कि नहीं, हम नहीं, वहाँ के आजमगढ़ के लोगों को लड़ाओ। यहाँ भी एक से एक पहलवान है लड़ने वाले, दूसरे का हक लूटने वाले लोग क्या बोलेंगे ये? इस चीज के मामले में आपकी पार्टी मऊ के विधायक अबा अंसारी की सदस्यता कम कर रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि नियम विरुद्ध किया जा रहा है, इसके तहत क्या करेंगे? अब देखिए, अखिलेश हो चाहे राहुल जी हो चाहे विपक्ष में जो हो, सब पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं, वहीं पी के सब विरोध है बतियाते हैं। अच्छो काम करिए तब वो विरोध है उन लोग के निगाह में, तो ये लोग पानी पिए हैं, पाकिस्तान का विरोध है बतियाते हैं। भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी विरोध। कल राजभर महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति का लोकार्पण हुआ, उसका भी विरोध। गरीबों को आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसका भी विरोध। किसान सम्मान निधि, उसका भी विरोध। गरीबों को जो राशन मिल रहा है, उसका विरोध। हर कामों का तो विरोध कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच में आकांक्षा सालार सुखदेव के नाम से मेला लगाने के कहे हैं, क्या? अच्छा पहल है, अच्छा कदम है। जो इतिहास हजारों साल से दबाया गया, छुपाया गया, उसको कल मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया। इसके पहले 2021 में देश के प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया था, और कल लोकार्पण करके ये साबित कर दिया कि ऐसे राष्ट्रवीर, राष्ट्र रक्षक का मेला लगना चाहिए। जो आक्रांता था, जो लुटेरा था, ऐसा मेला उसका नहीं लगना चाहिए। 2027 की तैयारी चली है, अतरौली विधानसभा में आप लगातार आ रहे हैं। अरे हम 10 पर निगाह लगाए हैं, तरौली आपको लोग रहा है। हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं। हम लीडर नहीं, हम लोडर नहीं, हम लीडर बनाना चाहते हैं। हर समाज में लीडर पैदा हो, समाज के हक की लड़ाई लड़े। उदाहरण के तौर पर, आप जब समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी तो लोग कांग्रेस की गुलामी करते थे। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी तो कांग्रेस की गुलामी करते थे, लोगों ने छोड़ दिया। आज भागीदारी पार्टी बना करके प्रेमचंद प्रजापति अपने समाज को समझा रहे हैं कि हमारी आबादी इतनी है, हमको इग्नोर किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बना करके समाज को समझाया। आज समाज खड़ा हो गया अपने हक के लिए। आज कल आपने देखा कि नया इतिहास बहराइच में राजभर महाराजा सुहेल देव जी का जो 1000 साल पहले इतिहास को दबा दिया। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने नज़र नहीं डाला, समाजवादी पार्टी ने नहीं डाला, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं डाला, उस पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, एनडीए गठबंधन की सरकार ने नज़र डाला। देश के प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया, और कल 10 जून को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां जाकर के मूर्ति का लोकार्पण किया। ये क्या मतलब, ये लीडर और लोडर क्या है? लीडर बनाना और लोडर बनाना? देखिए, लोडर किसी फैक्ट्री में काम करता है, लीडर मालिक होता है उस फैक्ट्री का। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को नेहरू हाल में प्रबुद्ध समागम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला मौजूद रहे। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 वर्षों का कार्यकाल देश के लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि प्रत्येक जिलों में उनके 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां को जन जन तक पहुंचने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया है। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी के नेतृत्व में
यह नया भारत केवल शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त संदेश भी दिया कि आतंकवाद, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय धरती पर किसी भी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीक के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है। संकटकाल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर यह सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं, विश्व भर में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड में वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लेकर आई। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तो अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय झंडे को लहराकर अपना बचाव कर रहे थे। एक समय था जब देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की निर्णायक नीति, सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई और विकास की डबल रणनीति के कारण अब नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिनती के रह गया है। नक्सली घटनाओं में 70% की कमी आई है। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत कर 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचना शुरू कर दिया, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई और भ्रष्टाचार कम हो गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55 करोड़ बैंक खाता खोलकर देश की आम जनता को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार को नई गति दी है। चीना ब्रिज, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। रेलवे बजट को 9 गुना बढ़ाया गया है। 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही है और 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन पुनर्निर्माण किए गए हैं। मोदी सरकार का संकल्प हवाई सफर को देश की आम नागरिकों के लिए किफायती बनाना है। उड़ान योजना के तहत न सिर्फ हवाई अड्डों की संख्या 160 तक दुगनी हुई, बल्कि आम आदमी के लिए हवाई सफर संभव हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर, जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचना और वही स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए 12 करोड़ शौचालयों ने हमारी माता बहनों को गौरवपूर्ण जीवन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास भी और विरासत भी के सूत्र का पालन किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल परियोजना और राम मंदिर अब सपना नहीं बल्कि असलियत है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, पंचतीर्थ, नेशनल वॉर मेमोरियल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर अनावरण कर नायकों को सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। 3 तलाक खत्म किया गया। मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह किया गया। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं, 90 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया। सरकार की नई शिक्षा नीति ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। आज एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। 8 नए IIM, 7 नए IIT और 490 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 40 करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए गए। आप सबको पता है कि
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद पर 11 साल हो गए हैं और इसीलिए न केवल इस जिले में बल्कि पूरे देश में हर जगह जाकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे मेयर हैं, सब लोग जाकर आप लोग के माध्यम से जो हमारी उपलब्धि रही है 11 साल में उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इसमें हम लोग को आपका सहयोग चाहिए और इसीलिए मैं आज हमारे पार्टी ने हमें आजमगढ़ में भेजा है कि हम अपनी बात अपने यहाँ के जो हमारी जनता है उससे अपनी बात कह सकें आपके माध्यम से। मैं जी बताएं क्या उपलब्धियां सरकार की कैसे गिनाएंगे? मैं कुछ समय लूंगा इसके लिए आप लोगों का। आप सब जानते हैं 11 साल में देश का जो आंतरिक सुरक्षा है, बाहर की ताकतों से जो सुरक्षा है, देश का विकास, देश में जो पिछले 11 सालों में जो काम हुआ है और जिस गति से हुआ, सबसे महत्वपूर्ण मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस गति से हुआ है वो बड़ा उल्लेखनीय है। सबसे पहले मैं अपने जवानों को उनके बारे में कहना चाहूंगा। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के जवानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश के जवानों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने पूरी दुनिया में एक बात स्पष्ट कर दिया और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी, अगर इस देश पे कोई भी आतंकवादी हमला होगा उसको इस देश के खिलाफ माना जाए और उसको युद्ध माना जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि अगर हमारे देश के किसी नागरिक को क्षति पहुंचेगी तो हम लोग दूसरे देश में घर में घुसकर उसको मारेंगे और वही काम ऑपरेशन सिंदूर ने किया। हमने कई 100 किलोमीटर अंदर घुस के जो आतंकी अड्डे थे उनको नष्ट किया है और कई चीजें आपको पता है, इसके बारे में विस्तार में जाऊंगा, लेकिन इस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी प्रधानमंत्री कल ही उन हमारे सांसदों, विपक्ष के सांसदों और सत्ता पक्ष के सांसद जो पूरे विश्व भर में गए थे उनसे मिले, उनका आभार व्यक्त किया कि भारत की बात उन लोगों ने विश्व भर में जाकर बताई है कि किस तरह और क्यों भारत ने ये कदम उठाया और उसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। हर जगह जहां हमारे सांसद गए, विपक्ष के, मैं विशेषकर अपने विपक्ष के सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन लोगों ने देश की बात विश्व भर में पहुंचाई। दूसरी बात, जो आंतरिक सुरक्षा की बात मैंने कही, नक्सलियों से जो सबसे ज्यादा खतरा हमारे देश को था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आए थे सत्ता में तभी कहा था कि इनसे मैं इस देश को नक्सलियों से खत्म कर दूंगा और पिछले 11 साल में जो काम हुए, जब आए थे तो 99 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव था और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है अगले साल 2026 तक नक्सली इस देश से खत्म हो जाए। जो इस देश में रह के इस देश का विरोध करते हैं उनके अब आवाज कहीं नहीं रहेगी और नहीं है, अभी भी बहुत कम है, 1-2 जगह रह गए हैं। तो ये काम हमारी सरकार ने पिछले 11 सालों में किया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश को सुरक्षित करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, तभी विकास का काम हो सकेगा। है कि ना कोई सरकार की 11 साल में जवाबदेही रही, ना कोई बदलाव हुआ, सिर्फ प्रचार हुआ, प्रचार। अब मैं कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं कर सकता, उनका अगर जवाब देने लगेंगे तो ये मेरी मूर्खता हो। ये आप उनको पता ही नहीं इस देश के बारे में, उनको जानते नहीं। अभी कभी विपक्ष के नेता है, रेलवे में घूमे हैं कभी? मैं जानता हूं, मैं क्योंकि ट्रेन में अपने पिताजी के समय से घूम रहा हूं। आप सड़कें देखे हैं, जो सड़कें आज से 10 साल पहले थी और आज की क्या स्थिति है? रेलवे में शौचालय कैसे थे पहले? आप रेलवे स्टेशन पर चले जाइए थे, आप नीचे देख नहीं सकते थे, आज आपको सफाई दिखाई देती। स्वच्छता मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा काम इस देश को दिया है उन्होंने। उनको तो अगर कोई आंख बंद कर लेगा
तो उसको, और जो ज्यादातर विदेश में रहेगा उसको इस देश की विकास कभी नहीं दिखाई देगा। अरे अखिलेश जी तो देश में है, वो भी तो कह रहे हैं क्या? 11 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ कैसे प्रचार वो उनको दिखाई देता है। अब वो जब, मैं वही कह रहा हूं, जो आंख बंद कर लेगा, मैं किसी के बात पे टिप्पणी नहीं करता, मैं ये बस आपसे कहना चाहता हूं, जो आंख बंद कर लेगा, मैं आपको गिना रहा हूं ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। पहले वंदे भारत चलती थी, जो प्रति घंटे हम लोग का पहले 80 किलोमीटर एवरेज था, आज 140 किलोमीटर है। आज हवाई जहाज की बात करें, आज स्वास्थ्य के बारे में मैंने आयुष्मान, पहले क्यों नहीं आयुष्मान जैसी योजना थी? अखिलेश जी और राहुल जी को दिखाई नहीं देगा आयुष्मान योजना? 4 करोड़ आवास हमने दिए हैं, जो उन्होंने 65 साल में 4 करोड़ आवास दिए थे, ये 10 साल में 4 करोड़ आवास दिए गए हैं, ग्रामीण शहरी आवास दिए गए हैं। ये फर्क है, उनको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो लोग देखना नहीं चाहते हैं। मैं किसी क्षेत्र में वो बोलें तो पहले कि किस क्षेत्र में हमने काम नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं उन लोग से, माननीय राहुल जी से, माननीय अखिलेश जी से, बहुत बड़े नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कि हमारी सरकार ने इस देश के गांव के लिए काम किया है। सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे 100, उनमें जाके परिवर्तन आप देखिए। ये पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन लोग क्यों नहीं सोच सकते थे? वो लोग क्यों नहीं सकते थे कि हम लोग को नेशनल हाईवे बनाने हैं, हम लोग को आईआईएम्स बढ़ाने हैं, हमको आईआईटी बढ़ाने हैं, एम्स की सुविधा एक एक गांव, एक एक प्रदेश में मिले। ये तो कहेंगे नहीं, वो कहते हैं कि हमने जमीन दी। भाई बनाया तो वो हमने, मैं वही आपको उदाहरण देना चाहता था, हमने काम किया, लेकिन मैं तो अपना उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बना, लेकिन विश्वविद्यालय में पैसा दिया ही नहीं गया। पैसा तो इस सरकार ने दिया, आके हमारी राज्य सरकार ने दिया है, और राज्य सरकार हमेशा लगातार, और केंद्र सरकार, इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार। उनको खराब लगता है क्योंकि बीच में उन लोगों को लग रहा था, देखिए नहीं है कई जगह। आज हम लोग करीब 18 से 21 राज्यों में हम लोग का, पूर्वोत्तर राज्य जो उपेक्षित थे, आज जाके वहां स्थिति देखिए, जहां हर को हवाई जहाज से जोड़ा जा रहा है, रेलवे लाइन से जोड़ा है। सिक्किम जैसा प्रदेश, जहां कल्पना नहीं की थी कि रेलवे लाइन, आज काम हो रहा, मैं गया था वहां, अभी वहां उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हवाई अड्डे की बात की जा रही है, आजमगढ़ का हवाई अड्डा बंद हो चुका है, आप कह रहे बहुत विकास कर, तो विपक्षी क्यों कह रहे हैं कि आपने रेल बेच दिया, रेल बेच दिया, रोड बेच दिया? रेल बिका है, रेल हमेशा, 1-2 देश छोड़ के रेल हमेशा सरकार के पास रहता है, क्योंकि रेल में एक ये ऐसी रेल है जो साधारण व्यक्ति से जुड़ा हुआ, इसको आप प्राइवेट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमेशा सरकार का पैसा लगेगा। लेकिन हमारी आज रेल की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी है कि वो पैसा ज्यादा सरकार से लेना नहीं पड़ता। आज फ्रेट कॉरिडोर अलग बन गए हैं, जो माल के लिए अलग होगा, तो ये इसीलिए उनसे ज्यादा कमाई हो रही है, तो यहाँ पैसा लग रहा है। हम लोग लगातार पैसा, ये कहने से उसमें कुछ निजी लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिक गया, रेलवे कभी नहीं बिक सकता। सर एक सवाल और, आप विकास की बात हुई, कार्यकर्ता आपके थोड़े नाराज हैं, कल कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन पर बैठे थे, उनकी छोटी समस्या थी, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए? मैं ये तो अध्यक्ष जी से बात करूंगा, कोई बात होगी तो अध्यक्ष जी बताएंगे। ऐसा कोई नहीं, हम कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं, कार्यकर्ता कहीं का भी हो, हमारी प्राथमिकता और उनका सम्मान है, और उनकी जो भी समस्या है उनको दूर किया जाएगा। और सारे कार्यकर्ता, आज तो इतने, आप तीसरी बार ये सरकार, इस देश के लोगों ने हम लोग को आशीर्वाद दिया है, कि बहुत कम हुआ है, नेहरू जी के बाद ये पहली बार हुआ है कि तीसरी बार किसी को सत्ता मिली हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मोदी जी की। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे कार्यकर्ता, जो साधारण कार्यकर्ता है, जो आते भी नहीं है, उनका श्रेय सबसे ज्यादा। सर इसके बाद भी रुपया लुढ़कता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। लुढ़क नहीं रहा, अभी स्थिर है, 83-84 रुपए पे स्थिर। 85 आ गया इस 11 साल में। हाँ, लेकिन आप देखिए ना, हमारे रिजर्व कितने हैं? जब ये हमने लिया था उससे दुगने रिजर्व, $700 बिलियन का रिजर्व है। आज हम, आप और चीज, सोना कितना है इस देश में? आप अगर आर्थिक रूप से देखेंगे, मैं आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन पिछले कितना हम लोग
एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग जो हमारी सर्विसेज हैं, गुड्स कितना 800 कुछ बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है इस देश में, जो कि आज से 14 में आधे से भी कम था। हम लोग लगातार, मैं कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आंकड़े आप लोगों को दूंगा, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, क्योंकि हमारी मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला मौजूद ने बुधवार को रिक्शा स्टैंड पर लगाई गई भारत सरकार के 11 साल बेमिसाल प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। प्रदर्शनी में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में की गई तरक्की को प्रदर्शित किया गया था। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक तथा वैश्विक मंच पर भारत ने उल्लेखनीय तरक्की की है और भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गत 11 वर्ष का कार्यकाल सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के बनाई गई है और उन्हें कार्यान्वित किया है। यातायात, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, स्वच्छता आदि के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और देश व प्रदेश के मॉडल की चर्चा विश्व में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 11 वर्ष के कार्यकाल में भारत को वैश्विक मंच पर मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है। इस अवसर पर यहां जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, अशोक सिंह, मुराहू राजभर, ब्रजेश यादव, विवेक निषाद, पंकज सिंह, कौशिक, राम सिंह गुड्डू, अमितलता सिंह मौजूद रही। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के बीबीपुर भीमबर गांव में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को मंगलवार की रात अज्ञात अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। नाराज ग्रामीणों ने भीमबर बाजार गोसाई मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया और प्रतिमा स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और बाउंड्री निर्माण की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे रौनापार थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने पुलिस बल के साथ स्थिति को संभालने का प्रयास किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सगड़ी तहसीलदार विवेकानंद दुबे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। इस दौरान बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार और गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष अवनीश धर्मदर्शी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि नई प्रतिमा स्थापित कराई जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही सुरक्षा के लिए गेट लगाया जाए, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न हो। बताते चलें कि पूर्व में भी एक बार प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। तहसीलदार ने ग्राम प्रधान को तत्काल वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने और गेट लगवाने का निर्देश दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और लगभग 2 घंटे बाद चक्काजाम को समाप्त किया। वहीं नई मूर्ति मंगाकर उसके स्थापना की तैयारी शुरू कर दी। मामला सर हम लोगों को मालूम नहीं था, रात में तोड़ी गई है। तो हम लोग तोड़े, कोई जानकारी नहीं हम लोग को। अम्बेडकर प्रतिमा क्या तोड़े हैं? पूरा ध्वस्त हो गई सर, पूरी तो एक घटना कितनी कौथी बार है? दूसरी बार है सर। दूसरी बार है। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को ये मूर्ति जो है सुरक्षित रहे सर। अच्छा। और क्या चाहते हैं? ताला बंद है? ताला बंद था सर। ताला बंद है जी। तो इतनी दूरी है सर, लोग हम बना खा करके घर में सो। कैसे आप लोगों को पता लगी है? पता सवेरे लैट्रिन पे जब लोग आए गांव वाले तो देखे तो गांव में हलचल मची, तो भाग दौड़ करके जाम किया गया है सर।
सो के उठे लाइटिंग करने आए तो पता चला कि मूर्ति टूट गई। कितनी कौथी घटना है ये? करीब तीसरी घटना है। तीसरी घटना। ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं? राष्ट्रीय क्षितिज पर ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व रखने वाले निजामाबाद के विकास के प्रति बढ़ती जा रही शिथिलता और लापरवाही के खिलाफ प्रयास सामाजिक संगठन मुखर हो उठा है। बुधवार को केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह की अगुवाई में जिला प्रशासन को पत्रक सौंपकर भदुली से निजामाबाद जाने वाले मार्ग की बदहाली बयाकर उस पर आवश्यक कार्यवाही करने की पुरजोर मांग की। प्रयास के केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि निजामाबाद क्षेत्र प्रदेश का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय क्षितिज पर ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व रखता है। शासन लगातार पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन निजामाबाद भदुली मार्ग की हालत अपने ही हाल पर आंसू बहा रहा है। इस उदासीनता से प्रयास संगठन निराश है। इसी को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात कर शीघ्र ही मार्ग के निर्माण की मांग की गई। वहीं राणा बलवीर सिंह ने बताया कि आजमगढ़ मुख्यालय को जाने वाले भदुली से निजामाबाद मार्ग कई वर्षों से असंख्य गड्ढों में तब्दील है, जबकि भदुली से निजामाबाद की दूरी लगभग 9 किलोमीटर ही होगी। पूर्व में विधानसभा के चुनाव के समय शीघ्र चौड़ीकरण के साथ बनने की बातें आई, लेकिन आज तक सफेद हाथी साबित हो रही हैं। प्रशासन को कुंभकर्णीय निंद्रा से जगाने के लिए प्रयास ने आवाज उठाई है। लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। हमारे जिले में निजामाबाद जो माटी की कला और संस्कृति का जुड़ा हुआ जो है एक ऐतिहासिक स्थल है। जिला मुख्यालय से जाने वाला जो निजामाबाद आजमगढ़ से निजामाबाद मार्ग है वो करीब 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा है और उस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। तमाम जनप्रतिनिधि, नकारा जनप्रतिनिधि और भ्रष्ट अधिकारी ये निरंतर जाते हैं, लेकिन आज तक इनकी निगाह उस पर नहीं पड़ती है। आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से इनको निरंतर चेताए हैं कि अगर कई बार इसके पहले भी ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं इसके लिए, अगर अब की कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, मार्ग नहीं बना, तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने बिजली निजीकरण का विरोध किया, साथ ही बिजली बिल में प्रस्तावित मूल्य वृद्धि और स्मार्ट मीटर का भी उनके द्वारा विरोध किया गया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा के जिला मंत्री वेद प्रकाश उपाध्याय ने बिजली निजीकरण को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर बिजली दी जाए, स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए, विभाग में खाली पदों को भरा जाए और संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाए। प्रदेश के साथ सभी राज्यों में पीक आवर्स शाम 5 बजे से देर रात तक में उपभोग की जाने वाली बिजली की दरें दिन की बिजली की अपेक्षा 15 से 20% तक महंगी करने का निर्णय वापस लिया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो बिजली का निजीकरण कर रही है, स्मार्ट मीटर लगा रही है, इसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों का कहना है कि सरकार जो ये योजना लागू कर रही है, नया बिजली कानून ला रही है, इससे कि आम उपभोक्ता की बिजली जो है वह 2 से 3 गुना 4 गुना महंगी हो जाएगी और इनका जो पीक आवर्स जो होगा, गर्मी के दिन में जो पीक आवर्स होगा उसमें बिजली का रेट 2 गुना 3 गुना करेंगे और गरीब जनता बिजली से जो है महरूम हो जाएगी। तो इन सारे सवालों को लेकर के और उसके साथ साथ जो बिजली कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह का उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनकी छटनी कर रहे हैं, यस्मा कानून लगा करके उनको जेलों में ठूंस रहे हैं, इन सब के खिलाफ हम लोग ये मांग करते हैं कि ये नया बिजली कानून जो है इसको वापस रद्द करेंगे और जो कर्मचारियों की है, जो संविदा कर्मचारी उनको स्थायी नियुक्ति करें और उनका दमन उत्पीड़न बंद करें। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध।
बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।